नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान। मेरे साथ हैं वीरेंद्र भट्ट जी और ओंकार चौधरी जी। दोनों ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और दोनों से आज हम बात करेंगे कि कर्नाटक विधानसभा चुनावों के जो नतीजे आए हैं, उसका क्या असर होने वाला है 2024 पर। और सिर्फ कर्नाटक के चुनाव नहीं हुए हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भी निकायों के चुनाव हुए हैं और उनका भी कुछ मतलब निकलता ही है, तो वो भी हम समझेंगे। और साथ ही हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं निमिष कुमार भी। निमिष भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी रहे हैं, साझा तौर पे हमने कई संस्थानों में काम किया है। तो निमिष, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत मैं ओंकार जी आपके साथ करना चाहूँगा कि जिस तरीके से कांग्रेस की उत्साहजनक प्रतिक्रियाएं या उत्साहित प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद, वो अपने आप में तो स्वाभाविक है। कोई भी जब एक बड़ा चुनाव कोई दल जीते, कोई नेता जीते, तो एकदम खुश होना स्वाभाविक है। लेकिन उनकी खुशी इस हद तक जा रही है कि अगर उनका बस चले तो अभी वो सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल के पास जाने के बदले सीधे राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंच जाएं। एक्चुअल में जो शब्द इस्तेमाल किया आपने कि ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है या अंदर से निकलने वाला भाव है, तो हिमाचल के बाद कर्नाटक उनके लिए दूसरा स्टेट रहा है जहां से राहत की खबर भी मिली है और एक ऊर्जा का संचार भी पार्टी के भीतर इससे हुआ है और ये अच्छी बात है। मैं तो इसको शुभ शगुन कहूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश में विपक्ष जो है वो इतना कमज़ोर हो जाए कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो निरंकुश हो जाएं। कई तरह की चीज़ें होती हैं। डेमोक्रेसी की ये खूबसूरती भी है कि जितना सत्ता पक्ष मजबूत है उतना ही विपक्ष भी मजबूत रहे। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी है, कांग्रेस क्यों जीती है, इसका विश्लेषण तो होता रहेगा और भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी का गठन कर भी दिया है। वो इसका विश्लेषण करेगी भी। लेकिन मोटे तौर पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, जैसा ट्रेंड पश्चिम बंगाल में हमने देखा था, जैसा ट्रेंड हमने दिल्ली में देखा था, लगभग यही ट्रेंड यहाँ दिखाई दिया है। अब आप कहेंगे कि पश्चिम बंगाल में क्या ट्रेंड था या दिल्ली में क्या ट्रेंड था। तो पश्चिम बंगाल में अगर आप देखें तो जो कांग्रेस पार्टी थी वो 44 से 0 हो गई थी। वामपंथी 22 या 24 सीटों से 0 हो गए थे। यानी वामपंथियों का जो वोट बैंक था और कांग्रेस का जो वोट बैंक था, उसका एक बड़ा पार्ट शिफ्ट हो गया था ममता बनर्जी की तरफ, क्योंकि मतदाताओं को ये लग रहा था कि ममता बनर्जी ही इस समय भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोक सकती है। तो वो डिवाइड होने के बजाय एक तरफ चले गए। यही हाल हमने दिल्ली में देखा था। मतदाताओं को दिल्ली में मतलब कुछ खास मतदाताओं को। जी, मेरा आशय उसी से है, मैं बहुत खुल करके नहीं कहना चाहता और उसका नतीजा सबके सामने है। हालांकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के बारे में जिस तरह से स्यापा किया गया या प्रचार किया गया कि बीजेपी बहुत बुरी तरह हार गई पश्चिम बंगाल में, तो ये भी सही आकलन नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो 377 सीटों पर पहुंची थी। अगर कोई हारा था तो कांग्रेस और वामपंथी हारे थे वहां पर। अगर दिल्ली पर अगर आए तो दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने जब टिकट बंट गए थे, प्रचार शुरू होने वाला था, तो अपने आप को पूरी तरह विड्रॉ कर लिया ताकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ना आने पाए और अरविंद केजरीवाल की एक आसान जीत सुनिश्चित हो जाए। कांग्रेस विड्रॉ नहीं करती तो भी अरविंद केजरीवाल की जीत वहां होनी थी, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर कर्नाटका में भी अगर आप बहुत गहराई से चीजों का अध्ययन करें तो जितना वोट प्रतिशत घटा है जेडीएस का, उतना ही वोट प्रतिशत बढ़ गया है कांग्रेस का। ये आवाज कहीं से आ रही है?
जी जी। तो जितना जितना जेडीएस का वोट घटा है उतना कांग्रेस का बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी का तो बल्कि आधा या 1% वोट बढ़ ही गया है, घटा नहीं है। वो जो अंतर हुआ है कि जेडीएस का वोट इनको मिल गया कांग्रेस को, उसने एक बड़ा अंतर कर दिया। तो ये एक नया ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है देश में। और मेरा ये मानना है, आपने 2024 की चर्चा की है कि कर्नाटक के चुनाव परिणामों का 2024 में क्या कोई असर होगा। वैसे तो राज्यों के चुनाव अलग मुद्दों को लेकर के होते हैं, देश के चुनाव बिल्कुल एकदम अलग मुद्दों पर होते हैं। और हमने 2018 में भी देखा है, 2018 में 3 बड़े राज्य कांग्रेस जीती थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन 3 राज्यों से 65 लोकसभा सीटें आती हैं। उन 65 में से 1 साल के बाद, बल्कि मैं कहूँगा 7-8 महीने के बाद ही जब चुनाव हुए लोकसभा के, तो भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों को छोड़ कर के बाकी सारी जीत ली। 65 में से करीब 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों राज्यों में जीत ली। तो राज्यों के चुनाव कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से कोई पार्टी हार जाती है और कोई जी पार्टी जीत जाती है। पर जी लोकसभा चुनाव के मुद्दे, लोकसभा चुनाव का चेहरा, राष्ट्रीय मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, बहुत सारी चीज़ें उसमें काउंट होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कर्नाटक के नतीजों का किसी भी तरीके से कोई जी प्रभाव राष्ट्रीय चुनाव पर होगा या लोकसभा चुनाव पर होगा। जी। लेकिन वीरेंद्र जी, एक तबका जो भारत में राजनीतिक विमर्श, जो राजनीतिक नैरेटिव है उसको बनाने में काफी मुखर होकर के आगे रहता है, उनका अब ये सामने रखना है रुख कि अब तो मतलब मोदी को हराने का, भाजपा को हराने का 2024 में कांग्रेस के को जीतने का फॉर्मूला मिल गया है। उस समय जी वीरेंद्र जी, आपकी आवाज म्यूट है। अब आए? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है। 2015 सितंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे। तब एक दिल्ली के विद्वान ने किताब लिख डाली थी, जो बहुत टीवी चैनलों पर सक्रिय रहते हैं, कि मोदी स्टोरी इज ओवर, कि बस अब मोदी की कहानी खत्म। तो ये हर बार कहा जाता है, और अभी ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव बाकी है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी चुनाव है। तो और जैसे ही 2024 का चुनाव खत्म होगा, उसके बाद चुनाव होगा हरियाणा में, फिर होगा महाराष्ट्र में, उसके बाद फिर होगा झारखंड में। तो ये चुनाव का सिलसिला यहाँ पे हर साल लगातार चलता रहता है, और एक चुनाव से कोई इतना कंक्लूसिव कोई इंफरेंस निकालना मेरे विचार से सही नहीं है। जो कुछ हुआ है कर्नाटक में, उसमें निश्चित तौर पर ये कुछ लोगों का मत है कि पोलिंग के अंतिम 4-5 दिनों में जो एग्रेसिव कैंपेनिंग किया प्राइम मिनिस्टर ने, बीजेपी ने, और जिस तरीके से बजरंगी को मुद्दा बनाया गया, उससे पोलराइजेशन जो बढ़ा, उससे जेडीएस का वोट शिफ्ट हो गया कांग्रेस की ओर, और आम आदमी पार्टी की जो वोट काटने की भूमिका थी वो भी लगभग नगण्य हो गई। और गुजरात में आम आदमी पार्टी के वोट काटने का लाभ बीजेपी को मिला था। कांग्रेस की सीटें बहुत कम हुई और बीजेपी की हो गई 159। तो ये, लेकिन यहीं पे एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, माफ करिए बीच में टोक रहा हूँ। समझना ये है कि अगर पोलराइजेशन हुआ तो वो सिर्फ एक ही तरफ क्यों हुआ? क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं कि पोलराइजेशन किसी भी एक तरफ से हो, उसकी प्रतिक्रिया दूसरी तरफ होती है। यहाँ पर उस पोलराइजेशन के मकसद से ही कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने का मतलब चुनावी घोषणा सामने रखी थी। लेकिन उसके बाद फिर जब भाजपा की ओर से इसे उठाया गया, और आप कह रहे हैं कि उसका असर हमें एक समुदाय में पोलराइजेशन के रूप में दिखा, लेकिन पोलराइजेशन तो अक्सर दो तरफा होता है। इस बार उसकी वजह ये है कि जो
कास्ट बेस्ड डिवीजन है वोटर का वोका लिंगा और लिंगायत में, वो अपनी जगह बना रहा पोलराइजेशन के बावजूद। लिंगायत भारतीय जनता पार्टी में गया और वोका लिंगा कांग्रेस में गया, और बीजेपी के बड़े लिंगायत नेता जगदीश शेट्टर जो कि लिंगायत नेता हैं, वो अपने शिष्य से ही चुनाव हार गए हुबली में। वो इलेक्शन नहीं जीत पाए, या ये भी आपकी जानकारी होगी। और ये बहुत बड़ी प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही थी कि जगदीश शेट्टर के आने के बाद और लिंगायतों के एक संगठन द्वारा एक अपील जारी करने के बाद लिंगायत वोट कांग्रेस में शिफ्ट हो सकता है। ऐसा हुआ नहीं। तो पोलराइजेशन तो हुआ, लेकिन उसका लाभ केवल कांग्रेस को मिला, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। और बीजेपी का जो अपना वोट शेयर है 36%, वो लगभग इंटैक्ट है। बेंगलोर में उसका चुनाव शेयर बढ़ा, उसका वोट शेयर बढ़ा है, बेंगलोर में उसकी सीटों की संख्या बढ़ी है। और एक बात और जो है आई है सामने, जिसको खुल के कहा नहीं जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन मंत्री है केंद्रीय संगठन में, BL संतोष और येदियुरप्पा के बीच में जो एक शीट युद्ध था, वो भी एक कारण था जिसके चलते बीजेपी में सीट बंटवारे को लेकर के काफी खींचतान हुई और उसका दुष्परिणाम सामने आया। ये बात कही जा रही है। और लेकिन बीजेपी की एक अच्छी बात यह है कि अगर चुनाव वो हारती है, देन बीजेपी गोज बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। वो जाके देखते हैं कि भाई कहाँ क्या गड़बड़ हुआ, और जब वो ड्राइंग बोर्ड में वापस जाते हैं तो फिर बहुत ही वाइडर कंसल्टेशन होता है, और ऐसा उन्होंने पहले भी किया है और ये इस बार भी होगा। और 2024 के पहले इससे कोई बहुत बड़ी संजीवनी मिलेगी अपोजिशन को, ये अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी चुनाव बाकी हैं। अभी तक जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि साहब राहुल गांधी भी जाति जनगणना के पक्ष में हैं, राहुल गांधी ने कर्नाटक के चुनाव की सभा के भाषणों में कांशीराम का फॉर्मूला दोहराया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, और उन्होंने कास्ट बेस्ड सेंसस का भी उन्होंने समर्थन किया। पटना हाईकोर्ट ने उसको स्टे कर दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो ये उत्तर प्रदेश में हो चाहे तमिलनाडु में हो, ये सारे विपक्षी नेताओं में अब वो इस बात पे एक मत है कि हिंदुत्व की काट केवल जाति मुद्दे को उभार कर हो सकती है, यानी मंडल 2.0। अब मंडल 2.0 को अगर आपको उभारना है तो सिद्धारमैया को कर्नाटका का मुख्यमंत्री बनाना होगा, लेकिन फिर DK शिव कुमार कहेंगे कि फाइनेंसर तो मैं हूं और मुख्यमंत्री ये बन जाएंगे। तो जो कुछ हमने देखा मध्य प्रदेश में हो, जो कमलनाथ और सिंधिया के बीच में हो चुका है 2019 में, मुझे लगता है कि ये कहानी फिर से कर्नाटक में दोहराई जाएगी। जी, यहाँ निमिष मैं आपसे एक दूसरे एस्पेक्ट पे बात करना चाहूंगा, क्योंकि राजनीतिक रूप से तो ओंकार जी ने और वीरेंद्र जी ने काफी कुछ सामने रख दिया, लेकिन आप आर्थिक पत्रकार हैं, अर्थव्यवस्था पर खास नजर रहती है आपकी। क्या कहीं पर ये चिंता बन रही है कि इसकी वजह से जो चुनावी नतीजे सामने आए हैं और जिन मुद्दों को इस चुनाव में खास तौर पर उभारा गया, उसकी वजह से अब कहीं वापस ये धारणा बनने लगेगी कि यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए सस्ता सिलेंडर ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपने हाईवे कितने बनाए, कितने वंदे भारत ट्रेनें चलाई, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं रहता है। मतलब सिर्फ एक ही है, सिलेंडर सस्ता होना चाहिए, 500 रुपए का सिलेंडर मिलना चाहिए। बिल्कुल सही राजीव जी, मैं यही कहूँगा। और मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं कि सबसे पहले कि ये जो बीजेपी हारी है, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि बीजेपी में ये चुनाव असल में 3 लोगों ने लड़ा था, नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह और JP नड्डा। क्योंकि जब ये इलेक्शंस की तैयारी हो रही थी तब मैं प्राइम मिनिस्टर की टीम में था, तो मैं कैबिनेट मिनिस्टर्स और उनके आपस की बातों का, मतलब आप कहते हैं जब ओवर द टी सब बैठते थे तो हम भी वहाँ मौजूद होते थे, और इसलिए ये सब चीज़ें हमारे सामने डिस्कस होती थी। बीजेपी के बड़े नेता और संगठन में तमाम लोग इसमें उस तरह से नहीं जुड़े। उसका कारण था कि बीजेपी में कर्नाटक की लॉबी बहुत हावी हो रही थी। जैसा अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी ने कहा, बिल्कुल सही बात थी कि BL संतोष हो, प्रहलाद जोशी हो, मतलब एक कर्नाटक लॉबी थी जिसके आपस में ही ईगो का क्लैश था। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, मतलब ये जो मंत्रालय होता है असल में, इसके अंदर में SC और OBC इन लोगों की वेलफेयर की स्कीम्स चलती हैं। इसमें एक MOS जो थे वो कर्नाटक के थे। उनका पूरा जोर था कि वो CM के पद के दावेदार हो सकते थे, है ना, जिसमें से दूसरी जो MOS थी वो त्रिपुरा के समय दावेदार रहे। सो
वहां अंदर जो कर्नाटक लॉबी को हराने के लिए काम हुआ, ये हमें रिजल्ट्स में सामने दिखा। अब बात जो आपने सवाल पूछा, अभी जो आपका इसका वो है कि क्या कर्नाटक चुनाव जीतकर कांग्रेस को 2024 की जीत का फॉर्मूला मिल गया है, तो मैं बिल्कुल कहूंगा ये मिला है। और उसका कारण है कि कुशाभाऊ ठाकरे से लेकर अभी तक जेपी नड्डा जी तक हमने बीजेपी को बहुत क्लोज से देखा है और उसके साथ काम किया है। तो इसलिए बहुत सारी इंटरनल चीजें संगठन की और संघ की, इन चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं, ये बात सच है। और ये बहुत बड़ा सेटबैक है बीजेपी के लिए, क्योंकि उसका एक बड़ा रीजन ये है कि संगठन में से बहुत सारे लोग 20 साल में आए जिनका जमीनी और संगठन स्तर पर कोई भी जिसको कहते हैं पकड़ नहीं है, लेकिन क्योंकि वो आला कमान के किसी के खास हैं इसलिए वो बड़े पदों पर। एक एग्जांपल आपको देता हूं। एक बीजेपी से कभी जुड़े हुए, संघ से जुड़े हुए बड़े सांसद थे, राज्यसभा में रहे, बड़े उद्योगपति हैं, उनका बड़ा होता, उनका बेटा उसे राष्ट्रीय सचिव बनाया गया और वो एक बड़े राज्य में अब सह प्रभारी है। अंदर सबसे बड़ा सवाल ये था कि उसका पार्टी में योगदान क्या है। मैं बीजेपी के एक बड़े मंत्री के साथ कर्नाटक चुनाव के पहले जब वहां पर एससी मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो 3 दिन के लिए वहां गया। मैंने वहां 3 दिन में जो हालात देखे उन अधिवेशन में, लोगों से देश भर के इनके एससी मोर्चा के उससे मिला, एक बड़ा वोट बैंक है कर्नाटक में। लेकिन तब मुझे समझ आया कि बीजेपी में बहुत सारे ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर हाईकमान में और स्टेट में ऐसे लोग हैं जो अपनी योग्यता, अपनी जमीनी पकड़ के चलते वहां नहीं है, वो किसी न किसी से अपने व्यक्तिगत जुड़ाव के चलते हैं और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। ये हर पार्टी में होता है। जब आप बहुत बड़े बन जाते हैं, जब आप बहुत बड़ा संगठन होते हैं तो आप में अनुशासन कम होता है, वहां बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज किया जाता है। तो वही यहाँ भी हुआ। इलेक्शंस के समय केंद्रीय स्तर पर, केंद्रीय कार्यालय में जब हम बार बार जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां पर कर्नाटक इलेक्शंस में वो लोग रखे गए, एक अंदर जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता था वो बाहर हुआ। आपने देखा कुछ समय पहले ही बीजेपी के बड़े नेता कर्नाटक में बीजेपी छोड़कर गए, बड़े नेता शेट्टार, बिल्कुल मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, आपने ले लिया, बिल्कुल वो बाहर हुए। और वो इसीलिए हुए क्योंकि अब बीजेपी में संगठन में सरकार के बाद जो बड़े पदों पर बैठे उन लोगों में, जिसको कहते हैं कि मलाई बटना, हम जर्नलिस्ट कहते हैं कि सरकार बनने के बाद जो मलाई बटी वो ऐसे लोगों को बटी जो किसी के खास थे, वो संगठन के खास नहीं थे। और इसका खामियाजा अब हम अपने सामने देख रहे हैं। अब दूसरी बात आती है कि क्या आर्थिक मुद्दे, बिल्कुल सही, ये बात इन्हें अब रियलाइज हो रही है कि आखिरकार इस देश का व्यक्ति जो है वो वोट सबसे पहले अपनी जाति, अपने समाज को देता है। और ये बीजेपी को भी मालूम था, लेकिन वो साथ में विकास की चीजों को कहते हैं। मैसूर वाला जो हाईवे, अभी बेंगलोर मैसूर हाईवे जो था, तो जब वो बन रहा था तब मैं वहां गया था। उसके बाद नितिन गडकरी गए, उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया, प्रधानमंत्री ने भी उस बारे में काफी कुछ कहा, लेकिन उसके बाद भी वहां पर उसका उतना असर नहीं हुआ। बीजेपी के पास बहुत अच्छे संगठन के लोग और शासन चलाने वाले लोग नहीं हैं। बीजेपी की 5 साल की कर्नाटक की सरकार में वही हुआ जो केंद्र में होता है और हर जगह ब्यूरोक्रेसी हावी हुई है। यहाँ ये लोगों ने देखा। एग्जाम्पल के लिए जो अभी बेंगलोर का आप उदाहरण, बेंगलोर साउथ से बहुत युवा और बहुत ऊर्जावान सांसद वहां से आए हैं। वो जब जीते तो वो मोदी की आंख का तारा थे। हम पार्लियामेंट कवर करते हैं, पिछले 4 साल में वो साइडलाइन कर दिए गए क्योंकि उनका परफॉर्मेंस जमीन पर नहीं दिख रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी को अब काम करना होगा। और मैं आप सबकी राय से थोड़ा अलग ये कह रहा हूँ कि आप यदि ये मानते हैं कि इससे कुछ असर नहीं होगा, नहीं, इससे बहुत असर होगा। पूरा कांग्रेस जो है वो जो एंटी बीजेपी वाला पूरा धड़ा है उसमें फिर से वो लीडर के उसमें आ रही है। हिमाचल वाला एक बड़ा एक वो सेटबैक था। हम छोटा राज्य कहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हिमाचल से ही बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, वहां से मंत्री हैं इनके पास, लेकिन वो हार गए। अब ये कर्नाटक है।
तो अपने आप में ये एक बड़ी चीज है। बीजेपी को दोनों स्तर करना होगा, विकास नहीं, विकास के अलावा। और एक तीसरी चीज जो आपने उस समय देखी होगी, जिस तरह से मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ जर्नलिस्ट के रूप में, वो हुआ है, वो भी बीजेपी को मालूम था। और बीजेपी उसको कंपनसेट करने के लिए कि उसे कैसे बैलेंस किया जाए, इसमें असफल रही। जी बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर अगला सवाल मेरा ओंकार जी आपसे है। जो बात अब कही जा रही है विपक्षी खेमे की ओर से, जो एंटी बीजेपी कैंप जिसकी बात निवेश ने कही अभी, वो कह रहे हैं कि मोदी का जादू टूट गया है। और दूसरी बात कही जा रही कि राहुल गांधी की रैलियों ने और उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने ये जीत दिलाई है। इन दोनों बातों से आप कितना इत्तेफाक रखेंगे या कितना ऐसे सच के करीब मानेंगे? सिर्फ हंसा जा सकता है और कुछ नहीं किया कहा जा सकता। मोदी का जादू कहां से टूट रहा है? केवल कर्नाटक में एक हार से या हिमाचल में एक हार से मोदी का जादू टूट गया है। हिमाचल प्रदेश की अपनी जो लीडरशिप की नाकामी थी, जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उससे राज्य सरकार को निपटना चाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट के मुखिया को निपटना चाहिए? वो तो प्रधानमंत्री के तौर पर राज्यों में चुनाव से पहले जितनी योजनाओं परियोजनाओं की रेवड़ियां बांट सकते हैं बांटते ही हैं, करीब करीब हर राज्य में बांटते लेकिन हैं। बात उठती है ना कि जब जीतते हैं, जहां जीतते हैं वहां जीत का सेहरा अगर मोदी जी और अमित शाह उनके सिर पर बंधेगा, तो फिर हार की जिम्मेदारी, हार का ठीकरा भी तो उन्हीं के सिर पे आएगा। और यही बात हम लोग ये कांग्रेस में भी देखते हैं कि कांग्रेस राजीव में जी, जहां भी वही जीतते हैं तो राहुल गांधी कर्नाटक जीतते, लेकिन जहां हारते हैं वहां राहुल गांधी थे ही नहीं। ये कोई अजूबी बात नहीं है, ये एक परंपरा सी बन गई है पार्टियों में। मैं इस पर अपना टाइम जाया नहीं करना चाहता। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर राज्यों में, और मोटे तौर पर मैंने बता दिया कर्नाटक में हार और जीत का बड़ा अंतर क्यों हुआ है। और एक ये टैक्टिकली वोटिंग शुरू हुई है और इसका ट्रेंड हमने पश्चिम बंगाल से देखा है, दिल्ली उससे पहले दिल्ली में देखा था और अब कर्नाटक में देख रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की चिंता अब ये होनी चाहिए कि ये जो टैक्टिस है वोटिंग की, इससे कैसे निपटा जाए। और जो बात अभी निमेश जी कह रहे थे कि उनका जो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण था, उसकी काट भारतीय जनता पार्टी नहीं ढूंढ पाई। तो लास्ट के दिनों में हमने देखा है बजरंगबली पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देने की कोशिश की, इनकी पार्टी के नेताओं ने जोर देने की कोशिश की, क्योंकि इनके पास भी तो पूरा सूचना तंत्र है ना। इनके पास भी तो सूचनाएं आ रही थी ना कि जमीन पर चल क्या रहा है कर्नाटक में। इसलिए उसके अकॉर्डिंग इन्होंने रणनीति बनाने की कोशिश की, पर या तो वो चीज चल नहीं पाई या वो थोड़ा देर से चीजें इनके पकड़ में। यहाँ पर ओंकार जी समझना चाहूंगा आपसे कि पहले से एक ध्रुवीकरण हो रहा था जिसको सेंस करके, जिसको समझ करके भाजपा नेतृत्व ने बजरंगबली का मुद्दा उभारा, या बजरंगबली का मुद्दा उभारा गया इसलिए ये ध्रुवीकरण हो गया? कई चीजें थी इससे। बजरंगबली वगैरह से पहले तो हिजाब प्रकरण पर वहाँ काफी बवाल हो चुका था, कर्नाटका में, बेंगलुरु में, दूसरी जगहों पर। तो जमीन तो पहले से तैयार थी। मेन बात वही है जो मैंने शुरू में कही कि जो जेडीएस की कमजोरी रही और जो टैक्टिस वोटिंग हुई है, टैक्टफुली जो वोटिंग हुई है, उसने एक बड़ा अंतर कर दिया है। वरना भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो कम नहीं हुआ है। ये कई राज्यों में हमें देखने को मिल रहा है। जहां तक मतलब लोकसभा चुनाव की बात है, नरेंद्र मोदी की बात है, तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में किसी तरह की कमी कोई हो रही है अभी तक मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है। और देखिए, हर राज्य में मोदी का ही जादू चलेगा, मोदी का ही सिक्का चलेगा, मोदी की रैलियों से, मोदी के रोड शो से, उनकी घोषणाओं से बीजेपी चुनाव जीतती जाएगी, ये संभव ही नहीं है। जो कारण आप लोगों ने गिनाए हैं, वो चाहे
निमिष जी हों चाहे वीरेंद्र जी हों, आपने भी जो पॉइंट्स रेस किए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की रीजनल लीडरशिप है और जो गमलों में उग आई लीडरशिप है सेंट्रल लेवल पर, उनमें जो आपस में क्लैश था, उसको भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व काबू में नहीं रख पाया। एक ये बड़ी वजह थी। जिन जिन राज्यों में कमान अमित शाह के हाथ में होती है, वहां सारे सीधे हो जाते हैं। जहां जहां अमित शाह के हाथ में उस तरीके से कमान नहीं होती है, वहां ये रायता बिखरता हुआ हमने देखा ही है। हिमाचल प्रदेश से चूंकि जेपी नड्डा आते हैं, मुझे लगता है कि अमित शाह ने वहां की रणनीति बनाने और उसकी कमान संभालने में थोड़ी सी ढिलाई बरती थी, एक लिहाज करके जेपी नड्डा का। और यहाँ भी अगर आप देखें तो कर्नाटका में भी वो सक्रिय जरूर रहे, लेकिन ड्राइविंग सीट पर वो नहीं थे। उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आपको भुगतना पड़ता है। जी निमिष जी से बिल्कुल। राजीव जी, ये बात जी भी निमिष जी ने करीब से देखी है, ये बात भी आ रही है कि जो सारे राज्यों में बीजेपी में जो नरेंद्र मोदी के लीडरशिप पर जो ओवर डिपेंडेंस है, कर्नाटक का चुनाव पूरा पूरा नरेंद्र मोदी के कंधों पर लड़ा गया। जैसा निमेश जी ने कहा कि दिल्ली में इतनी बड़ी कर्नाटका लॉबी है, तो क्या कर्नाटका लॉबी भी क्या इस जो सेटबैक हुआ है, क्या उसका बर्डन ब्लेम को शेयर करेगी, या सारा का सारा वो भी नरेंद्र मोदी के कंधों पर ही डाला जाएगा? और इस संकट से निपटने के लिए बीजेपी क्या कर रही है कि एंटायर इलेक्शन कैंपेन हैज टू बी शोल्डर्ड बाय मिस्टर मोदी अलोन? इसके लिए मैं एक दूसरा आपसे ही अंदाजा लगाने के लिए कहता हूं कि अगर मोदी ने चुनाव के ठीक पहले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर जो धुआंधार कैंपेन किया, अगर वो नहीं होता और पूरा चुनाव उन्होंने अपने कंधे पर नहीं लिया होता, तो इस समय जो करीब 65 के आसपास सीटें हैं वो कितनी रहती, और जो 36% हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि 36% वोट शेयर तो इंटैक्ट रह गया है, ये बात जो बार बार कहने को मिल रही है, वो वोट शेयर क्या इतना इंटैक्ट रहा होता? नहीं, आपके सवाल का जवाब इसी में निहित है कि जो कर्नाटका लॉबी दिल्ली में कमरों में बैठ करके जो लोग जो पॉलिटिकिंग कर रहे थे, एक दूसरे का कद छोटा कर रहे थे, आखिरकार वो लोग जमीन पे क्यों नहीं दिखाई पड़े? ये सारा इलेक्शन कैंपेन पिछले 4 दिनों में, इलेक्शन कैंपेन के 5 दिनों का कैंपेन मोदी को शोल्डर करना पड़ा। और जिस तरीके से कांग्रेस ने गुगली फेंकी बजरंग बली वाली और पीएफआई वाली, बीजेपी वॉक्ड इनटू देयर ट्रैप। और निमिष ने बिल्कुल सही कहा कि उससे जो पोलराइजेशन हुआ उसको बीजेपी कंपनसेट नहीं कर पाई। तो ये सब जो लोग बैठ के दिल्ली में कर्नाटका लॉबी चलाते हैं, क्या उनको ये जो राजनीति की जो बारीकियां हैं, क्या इसकी उनको समझ नहीं थी? क्या उनको इसका एंटीसिपेशन नहीं था? यदि ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे? और पिछले 3 साल से हिजाब को लेकर के कर्नाटका में ऑलरेडी ये पोलराइजेशन का मामला गर्म था। चुनाव के पहले मुस्लिम रिजर्वेशन भी खत्म किया गया, इसलिए भी मामला गर्म था। उसके पहले पीएफआई पर बैन किया गया। उसी दौरान कर्नाटका में बेंगलोर में दंगे हुए थे, कम्युनल राइट हुए थे, उसमें पीएफआई का नाम आया था, उनके लोग अरेस्ट हुए थे। कोस्टल कर्नाटका में खासकर जो आपका भटकल एरिया है, उसका नाम तो पिछले 20 साल से आ रहा है। इंडियन मुजाहिदीन का मामला हो या इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट का मामला हो, भटकल में आईबी की पुलिस की रेड होती रही है। तो ये जब इतनी जमीन तैयार थी और उसमें एक चीज और डाल दी, बजरंग दल और पीएफआई, तो उसको काउंटर करने की स्ट्रेटेजी क्या थी बीजेपी की? क्या उसको भी नरेंद्र मोदी के कंधों पे डाल दिया गया? और ये प्रहलाद जोशी और जो वहां के यंग एमपी हैं कर्नाटका के, जो एस जयशंकर को पार्क में सुबह सुबह घुमाने ले गए थे और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर बेंगलोर के लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे थे, और जयशंकर सिंह बता रहे थे कि हमने कैसे पटक के मारा वेस्ट को, और वेस्ट को जो है हमारे अंदरूनी मामलों में बोलने की आदत है, लोग ताली बजा रहे थे, दैट्स ओके। लेकिन जो कर्नाटका लॉबी है, वो कर्नाटका में जमीन पे क्या कर रही थी? क्या कोई उसकी जिम्मेदारी अब तय होगी? मैं चाहता हूँ निमिष जिसके ऊपर कुछ बोले।
जी बिल्कुल निमिष, आप इस पर भी अपनी बात रखिएगा जरूर। और साथ में मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि अक्सर जब कोई चुनाव हारता है तो कहा जाता है कि जनता ने नकार दिया। तो यदि वोट शेयर इंटैक्ट है, मतलब ये कि पिछली बार भी 36% वोट लेकर के भाजपा 100 के ऊपर सीटें लाई थी, इस बार भी 36% वोट के आसपास, थोड़ा सा ऊपर नीचे जो भी हो, आधा परसेंट पिछली बार कम या पिछली बार ज्यादा, जो भी हो, लगभग 36% दोनों बार रहे वोट शेयर। तो इस बार इनकी वोट सीटें घट गई एकदम से। तो क्या इसका मतलब हम ये निकालें कि जनता ने नकार दिया, या इसका मतलब ये है कि चुनावी गणित में पिछड़ गए? सर वोट शेयर बिल्कुल सही बात है। सर ओमकार जी ने भी बात सही कही कि 36% था, बरकरार रहा, और वो बीजेपी इस बात पर अपनी पीठ ठोक सकती है, बिल्कुल। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पीठ पर ठोकने का क्या फायदा सर? सरकार तो नहीं बनेगी ना उससे पीठ ठोकने नहीं, से। हाँ, बस वो इंटैक्ट होने से कुछ नहीं। मेरा भी वही सवाल था कि यदि आपके पास आपका वोट शेयर वही रहे लेकिन आपके पास सीट नहीं है तो आप हार जाते हैं। अब सीट आती कैसी है? बीजेपी में इंडिया शाइनिंग से लेकर अभी तक क्या होता है, मैं वो आपको अंदर की बात बताऊं। वो बूथ लेवल पर, जो अमित शाह ने बाद में पन्ना प्रमुख तक ले गए थे, वो तो यहाँ पर हर सीट को लेकर जो प्लानिंग होती है वो इस बार नहीं हुई। रीजन मैं अब नाम लेकर बोल रहा हूं। देखिए, कर्नाटक में बहुत बड़ा वोट बैंक पिछड़ों और एचसी का है। ये भारत सरकार का मंत्रालय सामाजिक न्याय देखता है। उसके डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो मध्य प्रदेश से आते हैं, प्रोटेम स्पीकर रहे हैं, 35 साल से सांसद है, वो थे। मैं उनके साथ गया। जब वापस आ रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि यार मुझे वो एनर्जी नहीं दिखी। उन्होंने कहा, तुम जानते हो ये जो मेरे नीचे है, मतलब उनका नाम था एन नारायण स्वामी, बोले वो सीएम बन जाएंगे तो प्रोटोकॉल उनका ज्यादा होगा। समझ रहे हो? मैं चौंक गया। एक व्यक्ति, ये जो अभी इंटरनल लड़ाई की बात है ना, बीजेपी ने हर सीट को लेकर जो पहले प्लानिंग थी वो नहीं हुई। जब बीजेपी संघर्ष कर रही थी, हमने उस समय से बीजेपी को देखा है। मुझे केशु भाई पटेल ने एक बार कहा था कि निमिष भाई, हम वो लोग थे जब हम गुड़ चना और खिचड़ी खाकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करते थे और जीतते थे। लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ। आपके पास संसाधन बड़े, कर्नाटक में आपकी सरकार थी, आपके पास असबाब पैसा था, और उसके कारण आपके पास, ओमकार सर ने जो बात कही वो बिल्कुल सही, गमलों में उगाए लीडरशिप थी, और उससे लोग नाराज हुए। आप देखिए, जब जमीनी कार्यकर्ता के सर के ऊपर आप एक ऐसा व्यक्ति बैठाएंगे जिसका कहीं कोई वो नहीं हो। मैं एग्जांपल, अब मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, SIS के RK सिन्हा जी, हम आप सब जानते हैं, उनका बेटा राष्ट्रीय सचिव है, जो इससे पहले कहीं नहीं था, अभी बनाया गया, सीधे राष्ट्रीय सचिव बना। और अब बताइए, यदि वैसा व्यक्ति वहां पर कर्नाटक जाए तो क्योंकि वो राष्ट्रीय सचिव है, और यदि वो सब प्रभारी हो जाते तो सोचिए सबको उनको सलाम करना पड़ता। आप इस बात पर सोचिए, ये कार्यकर्ताओं को चुभती है। हम और आप लोग जमीनी जर्नलिस्ट हैं, हमने इन चीजों को देखा है। जैसे आज अभी आधे घंटे पहले, आपके शो के पहले, मेरे पास एक बहुत टीम मोदी के एक बड़े व्यक्ति के ऑफिस से बात हुई। उन्होंने मुझे बधाई दी, कहा निमिष जी आप बधाई नहीं देंगे? मैंने कहा क्या हुआ? बोला अरे भाई साहब के चांस बन रहे हैं मंत्री बनने के। मैंने कैसे? बोले कर्नाटक हार गए प्रहलाद जी, तो अब जाएंगे आप। मतलब जैसा अभी हमारे दोनों वरिष्ठ साथियों ने कहा, बिल्कुल यही था कि अंदर असल में लोग एक दूसरे को ही निपटाने की भाषा में, हम सरल भाषा में कहें, एक दूसरे को निपटाने की कोशिश में। दूसरा एक बड़ा कारण जो था, जो कर्नाटक में मैं जितनी बार इन लोगों के साथ गया तब मैंने देखा कि जब आप सरकार में होते हैं तो आपका अहम, आपका लेकिन निमिष, जब बढ़ता है। गहराई से आपने देखा है वहाँ कर्नाटक की चीजों को, और उसमें एक बात जो मैंने ध्यान दिया कि शहरी बनाम ग्रामीण, ये भाजपा की बड़ी पुरानी कमजोरनेस रही है कि आप शहरों में बहुत अच्छा करते हैं, गाँव में आप पिछड़ जाते हैं। ये बहुत जगहों पर देखने को मिला है, और वही चीज एक बार फिर से कर्नाटक में भी देखने को मिली है कि जितने ग्रामीण इलाके हैं वहां पर कांग्रेस ने स्वीप किया है, शहरों में भाजपा ने बराबरी की टक्कर दी है इस बार भी। उसका कारण ये है कि आपका वोटिंग पैटर्न शहरों का और गांव का अलग होता है। गांव में जिस तरह से वोटिंग होती है उसको लेकर बीजेपी ने अभी तक कई बार काम करने की कोशिश की, लेकिन फेल हुए। सर वहां जात चलती है, वहां समाज चलता है, और वहां 1 to 1 जो संघ में कहा जाता है, इन पर्सन 1 to 1 वाला
कांटेक्ट चलता है। बीजेपी में मुश्किल ये होती है कि इनके यहाँ लोअर लेवल पर जब लीडरशिप में लोग जीतते हैं तो वो 1-to-1 कांटेक्ट से अलग हो जाते हैं। मैं आपको अभी यूपी में ही, जहां गाजियाबाद में ये जो वार्ड था, इस वार्ड में बीजेपी की पार्षद थी, बहुत अच्छा काम हो रहा था, उन्होंने कैंडिडेट बदला और वो हार गए, सब चकित थे। रीजन, आप यदि आज के समय में 1-to-1 नहीं कांटेक्ट कर पा रहे हैं, सरल भाषा में कहें, आदमी ये लोकल लेवल पर देखता है कि क्या ये विधायक बनने वाला व्यक्ति को मैं अप्रोच कर पाऊंगा। वो मोदी जी के से नहीं कर रहे थे। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि मोदी जी की नरेंद्र भाई मोदी का ऑरा और उनकी ख्याति, उसमें कोई कमी नहीं, उन्होंने पूरी मेहनत करी। लेकिन विधानसभा चुनाव के समय वो ये भी देखता है वोटर कि ये विधायक जी जो हैं, ये पिछली बार तो मुझे मिले नहीं थे और इनकी पार्टी में के लोग भी मुझे जीतने के बाद नहीं मिलेंगे, तो वो इसलिए ये जानता है कि 1-to-1 कांटेक्ट किससे होगा। बीजेपी को अपने यहाँ लेकिन इसी बात पर होता ये है कि लोगों के मन में ये धारणा बन जाती है कि अच्छा, विधानसभा तो हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोकसभा में तो बस लोग मोदी जी का चेहरा देख करके वोट देंगे और इसलिए भाजपा को कोई वहां पर चुनौती नहीं मिलेगी, कोई संकट वहां पर नहीं है। लेकिन क्या यही चीज भाजपा के लिए 2024 में एक बड़ी गलत की ओर उसे धकेल सकती है कि भाई लोग सोचते रह जाएं कि नहीं, लोकसभा में तो मोदी जी के नाम पर वोट मिल ही जाएगा, कर्नाटक में मिले या ना मिले। तो इसके चलते क्या अंत में तीनों से मैं आपसे एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स, एक सार संक्षेप में 2-2 मिनट की टिप्पणियां चाहूंगा कि क्या 2024 अब एक खुला प्रश्न है या अभी भी ये माना जाए कि 2024 में भाजपा के सामने कोई चुनौती नहीं है। और दूसरी चीज कि विपक्ष के लिए साझा तौर पर एकजुट होकर के 2024 का चुनाव लड़ना कर्नाटक के नतीजों से आसान हुआ है या ज्यादा मुश्किल हुआ है। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि अब कांग्रेस ज्यादा दमदार तरीके से बार्गेनिंग टेबल पर बैठेगी तो फिर पता नहीं मोल भाव हो पाए या ना हो पाए। पहले ओंकार जी आप। राजीव जी, जहां तक 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रश्न है, देखिए, चुनाव कोई भी आसान नहीं होता है। ये मान करके भारतीय जनता पार्टी को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बैठ जाना चाहिए हाथ पर हाथ रख करके कि साहब विपक्ष में कोई लीडर नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, या हमारे सामने कोई ऐसी चुनौती नहीं है जिससे हमें चिंता करने की जरूरत पड़े। ऐसा नहीं होता है। हर चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होता है और जो पिछली बार हुआ है जरूरी नहीं है कि अगली बार भी हो जाए। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब 2004 में गई थी, उससे ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्य जीत लिए थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो फिर 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी क्यों हार गए, उनकी पार्टी क्यों हार गई? इसके उलट 2018 में कांग्रेस पार्टी इन तीनों राज्यों में जीती, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। फिर 2019 में क्यों हार गई वो? 2019 में तो क्या 2024 के शगुन के तौर पे भाजपा को हार जाना चाहिए सारे राज्यों के चुनाव में? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, ये हार जीत मतलब ये तय नहीं करते हैं कि आने वाले चुनाव में नतीजे क्या होंगे या आपको क्या हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इंटैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भी नरेंद्र मोदी के सामने देश में कोई ऐसा प्रामाणिक चेहरा नहीं है विपक्ष के पास जो मोदी के सामने खड़ा किया जा सके या जिसकी लोकप्रियता नरेंद्र मोदी के मुकाबले ज्यादा दिखाई देती हो। जहां, और यही कमजोरी है विपक्ष की। मतलब अगर नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की मजबूती ये है तो विपक्ष की कमजोरी यही है। भाई आप देखिए, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के बाहर बिल्कुल शून्य है, कौन उनके नाम पर वोट देगा या कहने पर वोट देगा? अरविंद केजरीवाल दिल्ली पंजाब के अलावा कहाँ चलेंगे? के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के बाहर कहाँ चलेंगे? नीतीश बाबू तो बिहार में ही बुरी हालत में है, उनकी पार्टी डिक्लाइन पर जा रही है। इसी तरीके से शरद पवार को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए,
राष्ट्रीय स्तर पर उनका कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन बहुत चौकन्ना रह करके, रणनीति बना करके, कड़ी मेहनत करके लोगों का जो विश्वास है इसको इंटैक्ट रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हर स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा। जी, तो यहाँ पर वीरेंद्र जी आपके हिसाब से मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा कि अब हमें ये देखना है कि कर्नाटक के चुनाव के बाद क्या विपक्ष की में जो 3 बातें वांछित हैं, जो उनसे अपेक्षा है, इसकी प्रतीक्षा है, आइडिया, आइडियोलॉजी एंड लीडर, क्या इन 3 विषयों पर पे कोई फैसला हो पाएगा? आइडिया क्या होगा? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। क्या आइडिया मंडल 2.0 होगा? क्या लीडर क्या उसके राहुल गांधी होंगे? आइडियोलॉजी क्या लेफ्ट ऑफ द सेंटर होगी? क्योंकि कांग्रेस अब लेफ्ट की ओर बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है, तो अब उसको सेंटर की ओर वापस, और जो सेंटर की स्पेस जो कांग्रेस ने वेकेट की है उस पे बीजेपी काबिज हो चुकी है। तो आइडिया, आइडियोलॉजी एंड लीडर, ये 3 सवालों अगर हल होते हैं इस कर्नाटक चुनाव के बाद, या आने वाले जो 3 राज्यों में चुनाव और हैं, बल्कि 5 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो ये क्या आइडिया, आइडियोलॉजी एंड लीडर का मुद्दा विपक्ष की ओर से हल हो पाएगा? बीजेपी की जो बेटर लाइंस हैं, जो आइडियोलॉजिकल लाइंस हैं, दे आर वेरी क्लियरली ड्रॉन, उसमें कहीं कोई किसी किस्म के भ्रम की स्थिति नहीं है, और काशी के विश्वनाथ मंदिर के शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का आदेश हाईकोर्ट से हो चुका है। जी नहीं, लेकिन एक बात बताइए, फिर क्या कांग्रेस और बाकी सारे जो गैर भाजपा विपक्षी दल हैं उन सब के लिए एक सीधा सीधा फॉर्मूला है कि मुस्लिम ध्रुवीकरण करो, हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटो, और साथ में मुफ्त वाली स्कीम या कांग्रेस नेता ने कहा है कि बजरंगबली हमेशा काल-नेनी को दंड देते हैं, तो वो बजरंगबली को पीएफआई से इक्वेट करके वो बड़े खुश हो गए हैं, और उनको लग रहा है कि ये जो हमारी लेफ्ट ऑफ द सेंटर जो अल्ट्रा लेफ्ट लाइन है, सनातन धर्म को, हिंदुत्व को गाली देने की, ये नीति कर्नाटक में सफल रही है, तो इस नीति को पूरे देश में अपनाया जा सकता है। साथ में फ्रीबीज, 500 रुपए का सिलेंडर, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये सब अगर किया जाएगा, प्लस जाति, तो ये बहुत ही पोटेंट फॉर्मूला हो सकता है हिंदुत्व को पराजित करने का। जी निमेश, एक सीधा फॉर्मूला मिल गया है कांग्रेस को? हाँ बिल्कुल सीधा फॉर्मूला। देखिए, सबसे पहली बात कि आप साउथ से बाहर आ गए हैं, ये मत भूलिए। मतलब अब आप दक्षिण भारत से बाहर हैं, अब आप दक्षिण भारत में नहीं हैं। ये बहुत बड़ा माइंडसेट वोटर्स के दिमाग में अपोजिशन जो एंटी बीजेपी खेमा है वो डाल देगा। और ये भी है कि वहां पर जितने भी लोग हैं साउथ में, जितनी भी सरकारें हैं, वो आपके फेवर में, बीजेपी के फेवर या एनडीए में आने के लिए उतनी तैयार नहीं है। तो हम ये देखें, यदि महाराष्ट्र से चलते हैं तो वहां तक महाराष्ट्र में अभी नो डाउट बीजेपी के साथ है फ्रैक्चर। लेकिन 2018 में कर्नाटक में भाजपा साफ तौर पे जीती नहीं थी, 36% ही वोट मिले थे। 2019 में कर्नाटक में क्या हुआ था? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कह दी है। 28 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में जीत ली थी 19 में। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राज्य से बाहर हुई है बीजेपी। जब लोकसभा के चुनाव आएंगे तो वहां स्थितियां एकदम दूसरी दिखाई देंगी। जी निमेश, अपनी बात पूरी करें। हाँ, राज्यों में हारने के बाद जो आपने कहा था क्या संजीवनी सारे राज्यों को इस तरह से हार जाना चाहिए, ये बात मैं आपको बता दूं कि जब इलेक्शन 2004 से पहले 2003 में 3 राज्यों के इलेक्शन हुए थे, उस समय इंडिया शाइनिंग टीम में था, कोर टीम के अंदर था। और तब मैंने देखा कि वहां जब ये हारे और उसके बाद उसका एनालिसिस हुआ, तो वो रिपोर्ट्स मैंने ही बनाकर सारी तैयार करके दी थी उस समय संगठन महामंत्री थे संजय भाई जोशी। तो उसमें ये निकला 4-5 महीने की मेहनत के बाद कि जो बीजेपी का संगठन का कार्यकर्ता था वो बाहर नहीं निकला, क्योंकि वो इस बात पर था कि हाँ हम तो जीत रहे हैं। यही हालत मोदी जी पर, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि क्या बीजेपी चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के पास है?
बाकी लोग क्या करेंगे जो तमाम बड़े पदों पर बैठे हैं, केंद्र के संगठन में, सरकार में, राज्य के संगठन में, राज्य की सरकार में। एक और दूसरा इशू, कर्नाटक जीतने के बाद मत भूलिए कि अब कांग्रेस जो है वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। डीके शिव कुमार यदि सीएम बनते हैं तो आप ये रखिए कि अगला चुनाव के लिए कांग्रेस को एक बड़ा फाइनेंसर मिल गया है। ये भी एक बड़ा पॉइंट होगा। तो हम इस बात से नकार नहीं सकते कि कर्नाटक की ये जीत आने वाले 2024 के लिए बड़ी खतरे की घंटी है और इसके लिए बीजेपी को और उसके संगठन को काम करना होगा। और जो कर्नाटक लॉबी हावी हो गई है संगठन में और सरकार में, अब बीजेपी को उसके बीच में जो भीतर घात हो रही है उस पर काम करना होगा और अपने लोगों को जैसे वीरेंद्र सर ने कहा, ये बिल्कुल सही बात है कि अमित शाह जब जहां जाते हैं वो डंडा फटकारते हैं तो काम होता है, वरना नहीं होता। ये सच्चाई है। कैबिनेट हो या संगठन के लोग हों, सब इन दोनों लोगों से डरकर ही काम करते हैं। यदि ये थोड़ा ढीले पड़ जाए तो कोई काम नहीं करेगा और ये बीजेपी को इस पर काम करना होगा। जी बिल्कुल। वैसे तो कहा जा सकता है कि कोई भी दल हो उसके अंदर गुटबाजी तो हमेशा ही होती है, कोई भी दल गुटबाजी से पूरा मुक्त नहीं हो सकता है। लेकिन चुनावों से पहले हमने देखा कि कांग्रेस ने अपनी गुटबाजी को काफी हद तक अंकुश में रखा। चुनाव में एक साथ सब लोग मिलकर के गए और उसका नतीजा उन्हें मिला है अच्छे परिणाम के रूप में। लेकिन भाजपा विभाजित तरीके से रही। तो ये ही सूत्र कह सकते हैं कि पूरे देश में कहीं भी चुनाव हो वहां पर भाजपा को आगे भी याद रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होगा कि मोदी जी आएंगे, नारा लगाएंगे, चुनाव जितवा कर चले जाएंगे। जीतने की या हारने की दोनों की पूरी जिम्मेदारी मोदी जी से लेकर के नीचे पन्ना प्रमुख तक सबको बराबर तरीके से उठानी है। ये बात अगर भाजपा के लोग समझेंगे तो शायद आने वाले चुनावों में जो उनकी संभावना है, जो उनकी क्षमता है, उसके हिसाब से पूरा प्रदर्शन कर पाएंगे और नहीं तो फिर कर्नाटक दोहराए जाते रहेंगे। फिलहाल केवल बजरंगबली आपको जीत नहीं दिला सकते। जी, अब बजरंगबली के सामने दोनों ही खड़े हो जाएंगे हाथ जोड़ करके तो बजरंगबली थोड़ा सा कंफ्यूज तो हो ही जाएंगे कि अच्छा किसको आशीर्वाद देना है। बहरहाल अब फिलहाल इस चर्चा को यहाँ समेटने का वक्त है। तो आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों ने बहुत शानदार इंसाइट्स दिए हैं। अब ये इंसाइट्स हमारे दर्शकों के लिए भी महत्वपूर्ण है और बल्कि सत्ता, संगठन, इन सब के लोग भी इन चीज़ों को सुने समझे तो शायद उन्हें भी कुछ इसमें से अपने काम की चीज़ें मिल जाएंगी। बहरहाल अभी इस चर्चा को यहीं समेटते हैं। सबका बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सर।